स्टूडेंट्स, आज हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करते हुए कि इसका स्ट्रक्चर और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, यानी फंक्शन इसका हम लेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो लिपिड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लिपिड्स जो है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और मोस्टली ये फैटी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। लिपिड्स में जो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं इसके, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो मेम्ब्रेन लिपिड्स का होता है, जो मेम्ब्रेन बनाते हैं। आप जानते होंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा। तो फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉल्स आर बेसिकली यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसके अलावा भी जो माइनर अमाउंट में लिपिड्स मिलते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी एंजाइम के कोफैक्टर हों। जैसे मेजॉरिटी क्या होगी, मेम्ब्रेन लिपिड्स होगी, जो मेजॉरिटी होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो लिपिड्स हैं जो एंजाइम के कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं, जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, जो सेल इंटरनल सेल सिग्नलिंग में काम करते हैं, और कुछ हाइड्रो एंकर्स होते हैं जो किसको एंकर करते हैं। एक प्रोटीन होता है चैपरोनिन्स। ये किस लिए जरूरी है? ये प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए जरूरी है जब वो मेम्ब्रेन में इंक्लूड हो रहा है। तो ऐसे और बहुत सारे चीजें हैं जो करते हैं, जैसे बाइल जूस है। बाइल जूस डाइजेशन में ये भी लिपिड का ही एक रूप है, पार्ट आता है। और नर्व सेल्स में इनका योगदान होता है। तो ये जो लिपिड्स हैं, ये फिर से मैं बताऊं कि बेसिकली दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे फैटी एसिड से, कि फैटी एसिड्स क्या चीज़ है। या इससे पहले मैं आपको वो बता दूं कि लिपिड को स्ट्रक्चर के आधार पर on the basis of structure it has been classified into 8 classes. तो जिसे अभी मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूँ, उसको आप देखिए। एक टेबल है जिसमें ये कैटेगरी है या क्लासेस हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are 8 classes which are formed on the basis of structure. So the lipids can be classified into these 8 categories. Number 1 is fatty acid, glycerolipids, glycerophospholipids, sphingolipids, sterol lipids, प्रीनॉल है, फिनॉल नहीं है, सैकरोलिपिड्स एंड पॉलीकीटाइड्स। इसके कैटेगरी कोड है, इसे आप देख लीजिएगा इसमें से। और इसके एग्जाम्पल हैं। फैटी एसिड आप जानते हैं, जैसे ओलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, अराइकोडेनिक एसिड है। और ग्लिसरोलिपिड्स वो हैं जिसमें कि ग्लिसरॉल मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ते हैं, लेकिन उसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। जब फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हो जाता है।
इसी तरह स्फिंगोलिपिड्स है जिसमें कि जो बैकबोन है जो ग्लिसरॉल की है वो बैकबोन ग्लिसरॉल की ना बन करके स्फिंगोसिन टाइप के एक अल्कोहल की बनी हुई होती है। फिर स्टेरॉल्स हैं जिनमें साइक्लिक होते हैं, प्रीनॉल्स हैं, रेटिनॉल है, सैक्रोलिपिड्स। दीज आर द बेसिक 8 काइंड्स ऑफ लिपिड्स विच आर बेसिकली फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम अगर फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड्स बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं विद ए लॉन्ग एलिफेटिक चेन। हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो किसके साथ होती है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें बहुत लंबी सी एक चेन बनी। वो चेन सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। अगर हम उसे लिखें तो हम क्या लिखते हैं, CH3 CH2N एंड COH। ये इसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो सारे फैटी एसिड्स का होता है। उसमें जो N है वो C4 से लेके C24 तक हो सकता है। 24 या ऐसे कहिए कि एक CA है तो 22 तक हो सकता है। तो जो नॉर्मल जो नेचुरल फैटी एसिड्स हैं वो C12 से शुरू होते हैं। C12 जैसे लॉरिक एसिड। तो लॉरिक एसिड हम कैसे बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये जो है पहला ये पहला ग्रुप मतलब स्टार्ट हम जब करेंगे स्ट्रक्चरल तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद जितने इसमें केवल लाइन खींचते हैं जिगजैग। तो जिगजैग जो लाइन होती है वो एक लाइन एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इसमें मान लीजिए 12 है तो हम कितनी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 लाइन, लास्ट में क्या होगा यहाँ पर CH3। तो क्या होता है कि हम जो है इसमें जो नंबर लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे ये 12 है, 12 नंबर है केवल। अब हो सकता है कि इसमें कहीं पर इसमें डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड के लिए कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए जैसे है हमारे पास मान लीजिए हम एक 12 है एक 18 वाला बना रहे हैं और उसमें डबल बॉन्ड 9th पर है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एंड है जो एक पोलर एंड है, उसके बाद 1 2 3 4। अब 4 के बाद जो है उसमें 1 2 3 4 के बाद अब डबल बॉन्ड है, 4 मीन्स 8 के बाद, क्योंकि आधा हो गया, इसमें एक डबल बॉन्ड है और फिर इस तरीके से फिर एक इस तरीके से हम बना देंगे। तो लास्ट में फिर से यहाँ क्या होगा, CH3। अगर हम नंबर करें तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे जहाँ भी होगा नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8। अब ये 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, 11 12 13 14 16
17, 18, 18 बल्कि 18 वाला नीचे होना चाहिए। 9, 10, 11, एक ज़्यादा बन गया है, 19 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, फिर 11, 12, 13, 14, 16, तभी गलती हो गई थी। 15 नहीं है, 15, 16, 17 और ये 18। इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे हम लिखेंगे, मान लीजिए अभी तो हमें मालूम है कि ये दूसरा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि 18 तो कार्बन है, उसके बाद कोलन लगाते हैं, ठीक है। कोलन लगाने के बाद 1 लिखते हैं, यानी इसमें एक डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल का मतलब है कि वो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, जिस कार्बन के बाद हो वो कार्बन नंबर यहाँ लिखते हैं 9, 18 एक है और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कहाँ है, 9th नंबर पर है। और अगर इसको हम वैसे लिखना चाहें कि नॉमेनक्लेचर, तो क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर? 18 को लिखेंगे ऑक्टा डिसेनोइक एसिड, ऑक्टा डिसे या डेका बल्कि लिख लीजिए, डेकानोइक एसिड, यानी ऑक्टा माने 8, डेका माने 10, 18 और ओई किस लिए लगा हुआ है कि इसमें अनसैचुरेशन है 1, तो इसलिए ओइक एसिड से हम बोलते हैं। तो इस प्रकार जो हमने देखा कि ऑक्टा डेकानोइक एसिड इसे हम बोलते हैं, ये कॉमन नेम इसका ओलेइक एसिड है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण भी दे आपको जिसमें कि 20 कार्बन हो की चेन हो टोटल मिला के और उसमें 5 डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या बनेगा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखें 1, 2, 3 ये वाला, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो हमें कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? एक 5 पे दिखाई दे रहा है, एक 8 पे दिखाई दे रहा है, एक 11 पे दिखाई दे रहा है और एक 14 पे और एक 17 पे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 20 लिखेंगे, फिर कोलन के बाद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 5 हैं, फिर ये ट्रायंगल बनेगा और उसमें 5, 8, 11, 14, 17 इस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने इसे क्यों बनाया है? इसलिए कि इससे हम कम भी बना सकते थे, जैसे हम ये भी बना सकते थे कि 20 कार्बन है जिसमें जो है 2 डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड जो है 9 पर है, एक डबल बॉन्ड 12 पर है। ये जो है इस तरीके से भी हम बना सकते थे जो लिनोलेनिक एसिड का होता है। यहाँ इसलिए बताया है कि इसमें 2 चीज आपको समझनी है। एक तो ये जिससे कि कार्बन जो कार्बोक्सिलिक के बाद जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है, अल्फा है, बीटा है। लेकिन जो लास्ट का कार्बन होता है उसे हम ओमेगा कार्बन बोलते हैं। तो अभी तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट किए हुए हैं, राइट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन जब हम ओमेगा की बात करते हैं तब हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। तो दोनों तरीके से कन्वेंशन है कि हम नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन उधर से नंबरिंग क्यों करते हैं? जब हमें ओमेगा कार्बन के पास किसी डबल बॉन्ड के होने का पता लगता है। तो आप जानते होंगे आजकल जो है
जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बहुत सारी दवा ऐसी बना रही जो क्लेम करती हैं दैट दे हैव ओमेगा फैट। तो ओमेगा फैट के लिए वो कंपनियां दवा बनाती हैं, ऑयल बनाती हैं, उसको न्यूट्रिशन में डालती हैं। वो क्या होता है कि अगर कोई उधर से तीसरे नंबर का कार्बन ओमेगा यानी लास्ट वाले से मिथाइल ग्रुप से तीसरे नंबर का कार्बन अगर अनसैचुरेटेड है तो वो ओमेगा फैट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ ये क्या है, ये एक तरीके से इसमें अगर हम देखें तो इधर से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डबल बॉन्ड है, चाहे हम इधर से गिने चाहे उधर से गिने। तो इसमें हम क्या बोल देंगे, इसे एन ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये आप फिर से देखिए, ये जो मैंने लिखा आइकोसा पेंटेनोइक एसिड EPA, ये आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट जब देखेंगे आप किसी न्यूट्रिशन मटेरियल के तो उसमें आपको EPA मिल जाएगा। वो क्यों मिल जाएगा, क्योंकि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो इसलिए मैंने उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है ताकि आपको पता रहे कि EPA का फुल फॉर्म क्या है, आइकोसा पेंटेनोइक एसिड, जो कि एक 20 कार्बन का कंपाउंड है। अब अगर हम थोड़े से स्ट्रक्चर आपको बना के एग्जाम्पल दें तो उसकी एक टेबल फिर से बनेगी जो हम आपके सामने बना दे रहे हैं, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इस कार्बन को लेकर के होती है। यहाँ देखिएगा, अभी जो हम दूसरे एग्जाम्पल देंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि ज़्यादातर जो अनसैचुरेशन है वो 9 नंबर कार्बन पे होता है, 12 पे होता है और 15 पे होता है। तो ये एक टेबल मैंने बनाई है जिसमें कार्बन स्केलेटन है, ये उसका जो है एक स्ट्रक्चर है और उसका अगर वैसे नाम लें हम तो सिस्टमैटिक नेम है स्ट्रक्चर और ये कॉमन नेम है और ये मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम देखें वैसे अगर जितने भी हैं इस समय नोन लिपिड्स हैं, अगर उनको देखें तो उनका जो कार्बन है वो वेरी करता है C4 से C36 तक। अभी हमने 22 बताया था, वो एक नॉर्मल है जो प्लांट ओरिजिन से या एनिमल ओरिजिन से निकलते हैं। लेकिन वैसे अगर हम वैक्सेस को भी इसमें इंक्लूड करें तो C36 तक होता है। उसमें भी C12 से स्टार्ट होता है जो नेचुरली अकरिंग लिपिड्स हैं। तो ये देखिए 12 0 है, यानी इसमें कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 0 है 0 है 0 है 0, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई अनसैचुरेशन नहीं है। इसमें जो कि 12 नंबर है तो हम 1 और 2 यहाँ निकाल लेंगे। तो जो मेथिलीन ग्रुप है वो कितना बचा, 12 में से 2 गए 10, 14 में से 2 गए 12, 16 में से 2 गए 14। तो इस तरह से आप बाकी भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो कोलन के बाद हमने 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 डबल बॉन्ड है और कोलन के बाद 9 नंबर है। यहाँ थोड़ा आपको देखना है कि नंबरिंग इधर से नहीं होगी, नंबरिंग इधर से होगी, लेकिन लिखा इधर ही डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला 1 नंबर है, उसके बाद 7 हो गए, 8 हो गया, 8 के बाद ये 9वां नंबर है और ये 10th है। तो हमने क्या लिखा है कि 9वें और 10वें के बीच में है, यहाँ भी 9वें और 10वें के बीच में है। तो इसलिए 1 नंबर और 7 8 नंबर, फिर उसके बाद ये 9 नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर जब 2 हो जाएगा तो हम यहाँ तक तो वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे 10 तक, उसके बाद 1 और होगा। तो यहाँ इस तरीके से जब ये सैचुरेशन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ता चला जाता है।
पहले 44 डिग्री पे था तो फिर 53 हुआ, 63 हुआ, 69। द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन द स्केलेटन। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि अनसैचुरेशन आ गया है, अनसैचुरेशन आ गया है तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। 0.5 है, इसका 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर सैचुरेशन 1 से ज़्यादा है तो और घट जाता है। देखिए 1 to 5 है लिनोलेइक एसिड का, लाइगम से निकलता है। और अल्फा लिनोलेइक जिसमें कि 3 सैचुरेशन है वो -11 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इन सब के भी रीजन है जो भी हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हम ये इतना जानते हैं कि जो लिपिड्स हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, फैट्स और ऑयल्स। और फैट्स हम उन्हें कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते, और ऑयल उसे कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल फीचर है डबल बॉन्ड का आने का वो 9, 12 और 15 है। नॉर्मली आपको इन्हीं कार्बन पर डबल बॉन्ड मिलेगा, इन्हीं कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलेगा और दूसरों पे नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो हमने आपको एक ओमेगा 3 का एग्जाम्पल दिया था उसमें 5, 8, 11, 14, 17 यानी 5 पे भी मिलता है, 8 पे भी मिलता है, उधर 14, 17 पर भी मिलता है। दूसरी जो खास बात है इसके डबल बॉन्ड की वो ये है कि जैसे CH है, फिर डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड होने के बाद मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है, ठीक। फिर उसके बाद हम CH2 CH ये जो बॉन्ड का अल्टरनेशन हो रहा है ये मिथाइलिन ग्रुप के साथ हो रहा है अल्टरनेशन। यही जो बॉन्ड का अल्टरनेशन है ये नॉन कॉन्जुगेटेड अल्टरनेशन कहलाता है। जबकि नॉर्मल और एलिफेटिक चेन में आप देखेंगे तो इस प्रकार का अल्टरनेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि CH है, डबल बॉन्ड है, फिर एक CH है, फिर एक CH है, डबल बॉन्ड है, फिर एक CH है, यानी इधर भी CH फिर डबल बॉन्ड CH। तो ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म कहलाता है जिसमें कि दो जो पीरियोडिकल डबल बॉन्ड आ रहे हैं वो इस ग्रुप से अल्टरनेट कर रहे हैं। बीच में ये वाला यानी मिथाइलिन ग्रुप के बजाय केवल एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और कोई मिथाइलिन ग्रुप नहीं है। जो यहां पर है वो यहां पर नहीं है। अगर इस प्रकार होता है तो हम इसे कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। तो ये जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ अनसैचुरेशन है जिसमें कि डबल बॉन्ड इज अल्टरनेटिंग विद दिस ग्रुप एंड नॉट ए मेथिलीन ग्रुप, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो फैटी एसिड में होता है और नॉर्मल एलिफेटिक एसिड में नहीं होता। एक और आपने इस पर ध्यान दिया होगा कि ये 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, लेकिन यहाँ बीच में 13 नहीं है और 15 नहीं है और 17 नहीं है। ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि इवन नंबर ही कार्बन हमको फैटी एसिड्स में मिलते हैं, क्योंकि जब हम इसकी सिंथेसिस होता है तो उसमें 2 कार्बन का स्केलेटन ही हर बार जुड़ता है। और आपको याद होगा कि जब हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं यानी इसको कैटाबोलाइज करते हैं, फिर से तोड़ते हैं फैटी एसिड को, तो भी उसमें 2 ही कार्बन एक साथ बाहर निकलते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में। तो यहाँ 2 कार्बन जुड़ता है, वो एसिटिल कोएंजाइम ए के
रूप में ना होकर के मेलोनिल कोएंजाइम ए के रूप में जुड़ता है, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो इसीलिए 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18 आता है। अनइवन नंबर का, ऑड नंबर का कोई फैटी एसिड नहीं होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ओमेगा इधर वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला जो कंपाउंड है, जो मिथाइल ग्रुप है जो दूसरे एंड पे लगा है, ये ओमेगा कहलाता है। और ओमेगा फैटी एसिड्स में या तो तीसरे नंबर पर अनसेचुरेशन हो तो उसको 3 ओमेगा फैटी एसिड बोल देते हैं, और 3 के बाद 4, 5, 6वें नंबर पे अगर फैटी एसिड हो तो 6 ओमेगा फैटी एसिड बोलते हैं। ये हमारे न्यूट्रिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और इसी वजह से हम कभी कभी नंबरिंग इस साइड से भी करते हैं, जो कि यहाँ पर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि ये एक ओमेगा ग्रुप है। यहाँ अगर हम इसका उदाहरण लें अल्फा लिनोलेइक एसिड का, तो ये एक 3 ओमेगा फैटी एसिड है, जो कि 18 में 9, 12, 15 में 18 के बाद देखिए 18 के बाद 15 है, तो ये 15 जो है 18 से तीसरे नंबर पर है, तो ये 3 ओमेगा फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। ह्यूमन बीइंग्स जो है इस एसिड को नहीं बना पाते, इसलिए नहीं बना पाते, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा लिनोलेइक एसिड ALA। ह्यूमंस कैनॉट फॉर्म ALA, तो इसलिए इन्हें डाइटरी सप्लीमेंट पर डिपेंड करना पड़ता है। ALA से 2 और एसिड और बनते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि आइकोसा पेंटेनोइक एसिड EPA, अभी बताया था आपको, जिसमें कि 20-5 होता है, और एक बनता है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड DHA। आप देखिएगा ध्यान से, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स बाजार में होंगे उसमें ये दोनों लिखे होंगे। तो डोकोसा EPA आइकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोस, ये क्या है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ये क्या है, 20-5 किस पे था, 5, 8, 11, 14 और 17 पे था ये। ठीक है, अब ये वाला किस पर है, 22 और 6, यानी इसमें अनसैचुरेशन जो है 22 पर भी है और 6 पर भी है। तो इसमें जब 6 है वो किस पर है, 4, 7, 10, 13, 16, 19, तो 6 जगहों पर अनसैचुरेशन है। तो ये क्या है, ये 6 ओमेगा फैटी एसिड एंड 3 ओमेगा फैटी एसिड, ये जो है जरूरी होते हैं, क्योंकि इनका रिलेशन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से दिखाया गया है। तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 6 और 3 के बीच में रेशियो ज़्यादातर 1 होना चाहिए, कि अगर हम ओमेगा फैटी एसिड ले रहे हैं तो आधा आधा हो, यानी आधा 6 हो, आधा 3 हो। तो इसमें 1 और 1 का रेशियो होना चाहिए। लेकिन मेडिटेरेनियन सी में, मतलब मेडिटेरेनियन एरिया में या अमेरिका में ये 6 और 3 के बीच में 1:10 या 1:30 का भी रेशियो पाया जाता है। इतना वो फूड में सप्लीमेंट डालते हैं, तो जिससे कार्डियोवैस्कुलर में इसमें रोग में रोकने की इनको मिलती है।
अच्छा, ये जैसे दो डेका हेक्सानोइक है, देखिए ये 22 नंबर है, तो 22 में से 3 गए, क्या बचा 19। तो ये कौन से नंबर का कार्बन हुआ 3। और यहाँ भी 20 में से 3 गए तो 17 बचा, ये कौन से नंबर का कार्बन हुआ 3। तो ये दोनों ही 3 ओमेगा फैटी एसिड के उदाहरण हैं, DHA भी और EPA भी। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो ओमेगा फैटी एसिड है जो ज़्यादातर प्लांट यानी वेजिटेबल्स या फिर फिश से मिलता है, फिश ऑयल, तो फिश ऑयल में भी ओमेगा फैटी एसिड्स रहते हैं। और एक हमने आपको एक डायग्राम बनाया होगा जिसमें हमने आपको इस तरीके से बहुत सारे डबल बॉन्ड दिखाए थे। उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड एक ही तरफ है, यानी ये डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि यहां हो और इसके बाद इधर डबल बॉन्ड हो। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक तरफ रहता है तो हम क्या बोलते हैं सिस, और एक इधर एक उधर हो जाता है तो बोलते हैं ट्रांस। तो ज्यादातर नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स सिस कैटेगरी के होते हैं, आइसोमरिज्म उसमें सिस टाइप का होता है। जब ट्रांस हो जाता है तो हम ऐसे ही फैटी एसिड्स को हम क्या बोलने लगते हैं, ट्रांस फैट। तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा ये बता दें कि क्यों फैट का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। इसलिए होता है कि जो उसमें सैचुरेशन है वो सैचुरेशन किसी भी एलिफेटिक चेन को जैसे मान लीजिए ये पोलर हेड है उसका और ये एलिफेटिक चेन है, एलिफेटिक चेन है, अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो बिल्कुल स्टेबलाइज जो एक्सटेंडेड अवस्था में होते हैं ये इस प्रकार रह सकते हैं कि आपस में इजीली से पैक्ड आउट हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर एक डबल बॉन्ड है, एक अनसैचुरेशन क्रिएट हो गया है, तो ये क्या करते हैं, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां से ये मुड़ जाते हैं, एक किंक पैदा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं किंक। ये एक किंक पैदा हो जाता है डबल बॉन्ड पर जो इन्हें आसानी से पैक नहीं होने देता। तो जब बहुत सारे फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो आपस में इजीली एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, बल्कि हैफजर्ड अवस्था में रहते हैं, जिससे कि इन्हें अलग अलग करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये लोअर हीट पर ही मेल्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप जानते हैं कि जिस प्रकार क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सॉलिड में, वो अगर मेंटेन रहता है तो कोई भी चीज़ सॉलिड रहती है। अगर हम उनको दूर दूर कर दें, अलग अलग कर दें, तो वो लिक्विड अवस्था में हो जाती है, और बहुत अलग कर दें तो गैस बन जाती है। तो ये किंक जो है उनको इस प्रकार से एक तरीके से एक साथ नहीं रहने देता है। तो ये चूंकि यहाँ से फैटी एसिड की जो चेन है वो मुड़ गई है, तो उन्हें क्लोजली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पैक नहीं होने दे रही है, इसलिए जैसे उनको हीट मिलती है बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं एंड दे बिकम लिक्विड इन नेचर। तो ये तो फैटी एसिड का एग्जाम्पल था जिसमें आपने देखा कि फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरीके से हो सकते हैं, और फैटी एसिड्स आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम बात करेंगे कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स की।
जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं या सिंपली फैट्स बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ये फैटी एसिड का CH2 CH CH2 OH OH किसी फैटी एसिड का ग्लिसरॉल से, ये जो कि एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, बेसिकली ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो जब कोई फैटी एसिड किसी ग्लिसरॉल से एस्टर लिंक में जुड़ता है तो हम उसे ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। एस्टर लिंक कैसे होगा कि ये C है और ये इसका दूसरा वाला O है। एक जो इसका जो कार्बोक्सिलिक का है वो जो O है, उसके साथ ये हाइड्रोजन जो है एक पानी का बना के इस ऑक्सीजन को लेके हट जाता है। तो इस प्रकार ये एक बॉन्ड बनता है जिसमें कि ये बॉन्ड और ये सब OH वगैरह पानी के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक एस्टर लिंकेज है जिसमें कि एक हाइड्रोफोबिक चेन होगी और जो पोलर ग्रुप था यानी जिसमें एक चार्ज था वो क्या करता है, वो इस पोलर ग्रुप से जुड़ करके एक एस्टर लिंकेज बना देता है जिससे कि ये न्यूट्रल हो जाते हैं। अब ये हाइड्रोफिलिक नहीं रह जाते हैं और ये न्यूट्रल फैट्स कहलाते हैं। इसमें दूसरी खास बात जो फैक्ट है वो क्या हो सकता है कि ये जो तीनों फैटी एसिड हैं ये सेम प्रकार के हो सकते हैं या मिक्स्ड प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर तीनों पामिटिक हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राईपामिटिन। अगर तीनों स्टीयरिक हैं तो हम क्या बोलेंगे? ट्राई स्टीयरिन या ट्राई ओलिन, ओलिक एसिड अगर है। ओलिक, ये जरूरी नहीं कि जो भी एसिड हो वो सैचुरेटेड हो, वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन नेचुरली अकरिंग जितने भी हमारे फैटी एसिड्स मिलते हैं वो सारे के सारे मिक्स्ड टाइप के होते हैं। और इन ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी से कम होती है, लोअर देन वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर देन वाटर। इसीलिए जब हम पानी और फैटी एसिड को आपस में मिक्स करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को मिक्स करते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स जो फैट है वो हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये ज़्यादातर हमारे स्टोरेज के रूप में काम आते हैं। क्यों स्टोरेज के रूप में काम आते हैं? चाहे एनिमल हो, जैसे एनिमल में किस में मिलेगा? एडिपोज टिश्यू के एडिपोसाइट्स में मिलेगा, यानी फैट सेल्स में मिलेगा। कैसे? ड्रॉपलेट्स के रूप में। सेल्स के अंदर ही कैसे मिलेंगे? ड्रॉपलेट्स के रूप में, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स के रूप में मिलते हैं और ये एनर्जी गिविंग का काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स जो हैं वो स्टार्च या ग्लाइकोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि एनिमल में जो रिजर्व फूड मटेरियल वो ग्लाइकोजन के रूप में और प्लांट में स्टार्च के रूप में है, लेकिन फिर भी फैट्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी क्यों देते हैं? बिकॉज दे आर मोर रिड्यूस्ड देन आइदर ग्लाइकोजन और स्टार्च। क्योंकि मोर रिड्यूस्ड रहते हैं तो ज़्यादा एनर्जी निकालेंगे। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका फैक्ट ये भी है
कि जो ये तो नंबर 1 हो गया कि मोर रिड्यूस्ड है। दूसरा क्या है कि ये अनहाइड्रेटेड होते हैं। ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ दिस चेन दे रिमेन अनहाइड्रेटेड। तो अनहाइड्रेटेड में क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई एक मान लीजिए फैट है, तो हमको उस फैट के साथ हाइड्रेटेड वाटर को भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज हाइड्रोफिलिक होती है तो उसके साथ एक्स्ट्रा वाटर भी एक काम जगह घेरता है। तो चूंकि फैट जो है वाटर को लविंग नहीं होते, हाइड्रोफिलिक नहीं होते, हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए अनहाइड्रेटेड होने की वजह से ये बहुत कम जगह लेते हैं। नहीं तो जितना ग्राम, मान लीजिए 1 ग्राम फैट है तो 1 ग्राम से ज़्यादा पानी की और जरूरत पड़ेगी, जो इसे चारों तरफ से घेर लेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल्स हैं, दीज आर सिंपली द कंपाउंड्स मेड बिटवीन द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड they both of them are attached by means of ester bond, ester linkage। तो ये जो लिंकेज है जो केवल O से C और O के बीच में हो रहा है, ये जो है एस्टर लिंकेज कहलाता है। ठीक है। नाउ इसके बाद हम अगर लें तो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का मुख्य काम क्या है? दिस द मेन रोल ऑफ इज द एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड है, एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है। दूसरा काम इसका क्या है? इंसुलेशन का है। जैसे सील है, वॉलरस है, पोलर बियर्स हैं, तो इंसुलेशन का काम करते हैं। दे नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी बट ऑल्सो फंक्शन एज ए इंसुलेशन अगेंस्ट दी ऑड्स ऑफ टेम्परेचर, यानी या तो बहुत हाई हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो उन सब के लिए ये इंसुलेशन का काम करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वनस्पति घी बाजार में आते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है कि जो नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो प्लांट से ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा, प्लांट में क्यों अनसैचुरेशन पाया जाता है? ये भी एक सोचने की बात है कि एनिमल फैट जो है वो सैचुरेटेड होता है मोस्टली, पूरा तो नहीं होता है, और प्लांट में कुछ को छोड़ दीजिए तो बाकी ज़्यादातर अनसैचुरेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट एनिमल जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में शरीर का तापमान इतना गर्म रहता है कि जो फैट्स हैं वो जमने नहीं पाता। तो जमने नहीं पाता है तो जो उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फैट है वो वहाँ पर जम करके मेम्ब्रेन को उसकी परमेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई वार्मनेस नहीं है। तो प्लांट जो लोअर टेम्परेचर को फेस करने के उनकी जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने बचाव यानी अपना मेम्ब्रेन उनका जम न जाए, इसलिए वो ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ही प्रोडक्शन करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इन ऐसे प्लांट से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को निकालते हैं तो उनका पार्शियल हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन किया जाता है तो वो घी बन जाता है, वनस्पति घी। लेकिन उसमें क्या है कि जब हम रीहीट करते हैं, यानी आप बाजार में कोई खाना तला भुना चीज खा रहे हैं तो वही आप देखते होंगे कि कढ़ाई में घी हमेशा रहता है। तो क्या होता है कि रीहीट में ये जो सिस फैटी एसिड है ये कुछ परसेंट ट्रांस फैटी एसिड में बदल जाता है। तो ट्रांस फैटी एसिड में जब बदल जाता है तो ये ट्रांस फैटी एसिड ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा देते हैं।
इसी के साथ जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, उसका भी लेवल बढ़ जाता है। तो जब ये लेवल बढ़ जाता है तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कोलेस्ट्रॉल जो है, इस जो लो डेंसिटी वाला होता है, ये बहुत, चूंकि डेंसिटी इसकी कम होती है तो ये आर्टरीज की वॉल पर प्रेसिपिटेट होने का इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जमने लगता है। और ट्राइग्लिसराइड्स अगर ब्लड में बढ़ जाते हैं तो शुगर लेवल भी बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसीलिए ट्रांस फैट को मना किया जाता है कि आप बाजार में उस घी से बने हुए सामानों को ना खाएं जो बार बार हीट हो रहा है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन भी हो गया, उसका हो चुका है और रीहीट हो रहा है। वैसे पार्शियल अगर हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो जो अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड में बदलता है, तो इस प्रोसेस में सिस से ट्रांस में फैट बदल जाता है। तो दैट्स वाई ट्रांस फैट इज नॉट अपीयर्स टू बी हेल्दी फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो मैं सोचता हूँ कि आज इतना ही रहने दीजिए ट्राइएसिलग्लिसरॉल्स, और नेक्स्ट में हम जो और कैटेगरीज हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।